हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हमारा टॉपिक है संविधान का आर्टिकल 4। इससे पहले हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कंप्लीट किए थे। उससे पहले हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था। तो ये संविधान का पहला भाग है। चौथा आर्टिकल इसका अंतिम पार्ट माना जाएगा। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, अनुच्छेद 4 तक पहला भाग आता है। अब आर्टिकल 1 में हमने, याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था कि हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है और इसके अंदर क्या क्या आता है। वो आर्टिकल फर्स्ट में जो बातें दे रखी है वो अनुसूची 1 के अंदर दर्ज की गई है। आर्टिकल 2 में बाहर के क्षेत्रों को कैसे भारत में मिलाया जाएगा। आर्टिकल 3 में कि हम हमारे क्षेत्रफल में हमारे देश के अंतर्गत क्षेत्रों के कैसे राज्यों में नाम इत्यादि चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 की अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो ये लैंग्वेज ये कहती है कि laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters, any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the state or states affected by such laws, as parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368। हिंदी में अगर पढ़ें, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषय पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हो, अंतर्विष्ट हो सकेंगी, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब ये भाषा क्लिष्ट है क्योंकि संविधान के बेयर एक्ट की भाषा है। इसके मायने क्या है? ये सिंपली ये कहता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जो संविधान में फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं उसके तहत अगर संसद कोई कानून बनाती है, एक बात आपको हमेशा समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ लॉज की हायरार्की है। हमारे यहाँ पे कानूनों का एक अनुक्रम है। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं। उसके तहत फिर जो है कानून बनता है, लॉ बनता है। वो लॉ कौन बनाती है? संसद बनाती है। जनरली संसद बनाएगी और राज्यों का मामला जो होगा विधानमंडल बनाएंगे वहाँ के। तो जो लॉ बनेगा उसे एक्ट कहा जाता है, अधिनियम। अधिनियम के तहत फिर नियम बनेंगे, नियम के तहत फिर उपनियम बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, फिर ऑर्डर्स आएंगे। तो ये एक क्रम बना हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर संसद कोई विधि, कोई कानून बनाती है तो वो कानून जो है 2 चीज़ों में परिवर्तन करते हैं। पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज का वर्णन किया हुआ, एक तो पहली अनुसूची वो, और चौथी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो जैसे ही हम परिवर्तन करते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, देखिए अब आर्टिकल 2 और 3 अब याद रखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हर समय भारत के क्षेत्रफल के बढ़ाने की बात करते हैं। 2 में बाहर से लिए गए क्षेत्रों की बात है और 3 में ये है कि हम हमारे क्षेत्र की चीज़ों को कैसे परिवर्तित करेंगे। कहीं पे भी घटाने की बात नहीं है। इसलिए जो चौथी अनुसूची है वो भी ली गई कि राज्यसभा की सीटें, उसमें भी अनुपातिक परिवर्तन होना चाहिए। तो ये कहती है कि अगर ऐसे कानून बनते हैं, आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद बनाती है, तो वो कानून जो है वो संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत संसद करती है, जिसके लिए ज़्यादातर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, कुछ केसों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह का परिवर्तन आर्टिकल 2 और 3 में लाए गए कानूनों के तहत जो परिवर्तन किया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब वो इतना हल्का मामला है कि किसी भी नए राज्य को बनाना, उसके एरिया में चेंज करना, उसके नाम में चेंज करना बहुत ही आसान है और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यानी अगर 60 सदस्य बैठे हैं, कोरम पूरा हो रहा है संसद का, और अगर 31 लोग उसके फेवर में वोट दे देते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। कोई भी नया राज्य इस तरह से बन सकता है, उसका नाम चेंज हो सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है। तो ये सिंपल बात रखी गई। अब ये तो रही बात एक इसका पक्ष। दूसरा इसका जो निहितार्थ है, इसका इम्प्लीकेशन वो है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो प्रोविजन है वो इस तरह का प्रोविजन है कि जो हमारे देश में संघवाद के लिए सबसे घातक है।
अव्वल तो ये भी मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर, संवैधानिक जो विशेषज्ञ वो मानते हैं कि पूरा का पूरा पहला भाग ही जो है बहुत घातक है फेडरलिज्म, क्योंकि वो राज्यों को शक्ति नहीं देता, केंद्र सरकार को देता है, इसलिए वो एकात्मक लक्षण है, यूनिटरी फीचर है। दूसरी बात ये कि उसमें भी पहले पार्ट में भी जो सबसे घातक है वो आर्टिकल 4 है, जो ये कहता है कि इसके लिए आपको तो अमेंडमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, संशोधन, संविधान संशोधन की ये एक तो सिंपल लॉ के जैसे आप उसको पास कर सकते हो। तो कुछ लोग इसको जो है बहुत बड़ा एकात्मक लक्षण, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर मानते हैं और इसके लिए आलोचना करते हैं। लेकिन इसके एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको समझना आवश्यक, ऐसा प्रावधान संविधान बनाने वालों ने क्यों किया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि संविधान बनाने वाले लोग बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने खराब से खराब स्थिति में बेहतरीन संविधान बनाया। ये ऐसा प्रावधान क्यों किया, आप एक चीज़ को समझिए कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमें आज़ादी मिली ही थी और हम जो है तरह तरह की नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, और वैसे में राज्यों का एकीकरण भी चल रहा था। अगर हम राज्यों को वैसी शक्ति दे देते तो केंद्र जो है एक तरह से पंगु हो जाता और हमारा एकीकरण शायद संभव नहीं हो पाता या उसमें बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आते। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संसद को ये शक्ति दी गई है। तो इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। तो ये तो रही बात आर्टिकल 4 की। दो ही बातें आपको समझनी है, 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनेगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा और वह संविधान की अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में से संबंधित होगा। अब एक बात इससे निकल के आती है कि हम जो है बाहर का क्षेत्र ले सकते हैं, खुद के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कभी ऐसे अवसर भी आए कि हमें अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना पड़ा? ऐसा एक अवसर आया जब एनक्लेव का मामला था बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के क्षेत्रफल में कुछ ऐसे एरियाज जो थे जिसमें भारत क्लेम करता था, भारत के डी जूरे यानी विधिक रूप से भारत के क्षेत्र थे। भारत के क्षेत्रफल के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि जिसमें बांग्लादेश या उस समय का पूर्वी पाकिस्तान क्लेम करता था। उसको एनक्लेव की समस्या कहा जाता। कुल 111 एनक्लेव थे जो कि बॉर्डर के पास में थे, इंडिया और आज के बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। तो जो पहला समझौता हुआ वो फिरोज शाह नून, पाकिस्तान के उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ, उसे नेहरू नून एग्रीमेंट कहा जाता है। ये 1958 में हुआ, जब जिसमें ये कहा गया कि कुछ एनक्लेव आप रख लो, कुछ हम रख लेंगे, उनका आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम था बेरूबारी 1960। तो 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई आप इस तरह का जो भी कार्य करोगे वो फर्स्ट पार्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ, ना तो आर्टिकल 2 इसके बारे में बोलता है, ना 3 बोलता है, ना 4। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 की सहायता लेनी पड़ेगी और संशोधन के माध्यम से ही आप ऐसा कर सकते हो। तो इसके तहत 9वां संविधान संशोधन किया गया और जो है क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। इससे रिलेटेड एक बारडे अकॉर्ड भी है, तो वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो पुराना हो चुका है, उसमें प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा है नहीं। एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है, सब चीज़ें याद करने का प्रयास नहीं करना है, काम की चीज़ें ही याद रखनी है। और जो काम की चीज़ों को समझते हैं, जिनको नीर शीर विवेक है, और वही लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरी बात जाननी है, उसमें याद कितना करना है मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो ये जो एनक्लेव का जो मामला था जिसमें हमें अपना क्षेत्र देना था, आखिरकार जाके 2005 में आके सॉल्व हुआ और 100वां संविधान संशोधन इसके तहत आया और जो है मामला इससे निपटाया गया। तो ये एनक्लेव का जो मामला था फाइनली 2015 में सेटल्ड हुआ, जिसके तहत 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत पूरे के पूरे 111 एनक्लेव का जो मामला जो था वो समाप्त हो गया। अब ना तो हम उनके क्षेत्र को क्लेम करते हैं, ना वो हमारे क्षेत्र को क्लेम करते हैं। चूंकि ये हमारे फर्स्ट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी था। अब ये रही आर्टिकल 4 की बात। अगली हमारी जो कड़ी होगी वो नागरिकता प्रावधानों से संबंधित होगी, जो कि हम एक ही टाइम में कर लेंगे, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 को सम्मिलित करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।